हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्टेंस फार्मूले के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक सिस्टम बता चुका हुआ है आपको, और उसके बाद हमने एक्सिस के बारे में बता दिया हुआ है, कहाँ पर कुछ इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ applications of डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज यहां पर है, ठीक है, पहला पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट का पोजीशन यहां पर हमको क्या करना है, चेक करना है। ठीक, 3 पॉइंट मुझे लेना है, लेट कर लेते हैं, लेट 3 पॉइंट्स बी। ठीक है, ए बी एंड सी को लिया। ठीक है, ए बी सी को मैंने 3 पॉइंट ले लिया। ठीक, अब हम 3 पॉइंट लेते हैं। देख रहे हैं, एक पॉइंट हम यहां पर ले लिया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया, और एक पॉइंट यहां पर। इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये तो इस तरीके से हो गया। या फिर पॉइंट क्या ले सकते हैं, एक पॉइंट इधर कहीं पे ले लो, एक पॉइंट इधर कहीं पे ले लो, एक पॉइंट इधर कहीं पे ले लो। ठीक है, 3 पॉइंट या तो इस तरीके से हो सकते हैं, या तो डिफरेंट पोजीशन पर हो सकते हैं। तीनों पॉइंट को हम क्या किया, यहां पर मिला दिया। ठीक है, सपोज दैट ये पॉइंट ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया। इधर भी तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया। ठीक है, तीनों पॉइंट को हमने मिलाया इस तरीके से, तो अपने पास एक ट्रायंगल जैसा बना। ये ट्रायंगल जैसा मेरे पास एक फिगर मिला। ये है आपके पास ए, इधर है बी और इधर है सी मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आपके पास इस पॉइंट को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। ये पॉइंट कोलिनियर होता है और इसको क्या बोला जाता है, ट्रायंगल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या होता है, एक होता है कोलिनियर। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स, ये कोलिनियर होता है। कोलिनियर का केस क्या होता है, इस केस में कोलिनियर कब होगा डिस्टेंस फार्मूला में, इफ आपके पास AB इज इक्वल AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। इस केस में ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस के अगर इक्वल आता है, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कोलिनियर का केस है, इसको क्या बोला जाता है, कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर का केस है, और ये केस आपके पास पहला केस कोलिनियर का है, और दूसरा केस आपके पास क्या है, ट्रायंगल का है, ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा केस क्या है, ट्रायंगल का दिया हुआ है। बात समझ में आई। जब तीनों पॉइंट्स क्या होता है, ये पॉइंट्स प्लस ये पॉइंट्स इज इक्वल टू टोटल पॉइंट्स, मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है, तो आपके पास क्या होता है, कोलिनियर होता है। अगर आपके पास ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, अदरवाइज के केस में सभी ले लो ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास कोलिनियर होगा, अदरवाइज ट्रायंगल होगा। जब ट्रायंगल होगा तो यहां पर भी कंडीशंस आती हैं। पहला कंडीशन आता है, पहला कंडीशन यहां पर आता है, ट्रायंगल होगा तो कैसा होगा। ठीक है, ट्रायंगल होगा तो किस तरीके का होगा, और ये कोलिनियर पॉइंट्स का हमने डेफिनेशन आपको बता दिया हुआ है इसमें। 3 given points ABC are collinear if sum of 2 distances is equal to क्या हो जाएगा, 3 distances। तो पॉइंट्स कोलिनियर होता है, हमने आपको डेफिनेशन दे दिया हुआ है असाइनमेंट में, वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाता है, पहला चीज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कब होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कब होता है, जब आपके पास क्या होता है, तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होता है। तो यहां पर लिखेंगे इफ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना होता है, C। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर AB मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। सेकेंड केस आता है अपने पास, सेकेंड केस आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इफ
इफ ए बी मतलब किसी दो साइड, ठीक है, कोई दो साइड, इफ ए बी इज इक्वल टू, कोई दो साइड हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर आपके पास और क्या हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है, या ए बी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है, ठीक है। या ए सी इज इक्वल टू, और ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी होगा। ये तीनों केस में अगर कोई दो साइड इक्वल होता है, उस केस में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। थर्ड केस यहां पर अपने पास आता है, तीसरा केस आता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अपने पास कोई एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने आपको डिफिनेशन दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन सम ऑफ स्क्वायर्स आर, ठीक है। कोई एक एंगल क्या होता है आपके पास, कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री जब होता है तो हमारे पास एक बात बताया हुआ है, हम लोगों ने 6-7 क्लास में पढ़ा हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये आपके पास 90 डिग्री हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, ठीक। तो यहां पर होता क्या है, किसी दो साइड, इन दोनों साइड के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के स्क्वायर होता है। अगर ये राइट एंगल यहां पर बी पर है तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम को अगर फॉलो करता है तो क्या होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये केसेस सारे आती हैं जो क्या, पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स, ये पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स के केसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। पहला चीज क्या है, कोलिनियर, अगर कोलिनियर नहीं हुआ तो ट्रायंगल हुआ, अगर ट्रायंगल हुआ तो कितने टाइप के ट्रायंगल होंगे, 3 टाइप के ट्रायंगल होंगे। एक फर्स्ट टाइप इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड टाइप आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड टाइप क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों केसेस के लिए हमने कंडीशन बता दिया हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला में कैसे इसको प्रूव करेंगे कि इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अगर अपने पास आइसोसेलेस है तो इस तरीके से किसी दो साइड, कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए। अगर मेरे पास इक्विलेटरल है तो तीनों साइड क्या होना चाहिए, तीनों साइड का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ट्रायंगल नहीं है तो कोलिनियर होगा, कोलिनियर होगा तो क्या होगा, कोई दो डिस्टेंस का सम तीसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर अपने पास है पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स, ठीक है। 4 पॉइंट्स होते हैं तो क्या होना चाहिए, ठीक। तो चलिए आपके बुक में हमने अपनी जो असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट में सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स था। अब सेकंड अपने पास है पोजीशन ऑफ 4 पॉइंट्स, ठीक है। 4 पॉइंट्स को कैसे बताएंगे, ठीक। तो 4 पॉइंट्स अगर होता है तो अपने पास क्या होता है, 4 कंडीशंस आते हैं। या तो वो स्क्वायर होगा, या तो वो रेक्टेंगल होगा, या तो रोम्बस होगा, या फिर पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अगर आपके पास 4 पॉइंट्स दिया हुआ है तो आपको 4 चीज प्रूव करना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने बताया हुआ स्क्वायर, अगर स्क्वायर होगा, मैं इस तरीके से बता दे रहा हूं, आपके बुक में सब कुछ नोट डाउन दिया हुआ है, ठीक है। अगर अपने पास स्क्वायर होगा, ठीक है, तो चारों हम बना देते हैं। यहां पर पहला केस 4 पॉइंट्स के लिए स्क्वायर हम लिख देंगे, पहला स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तीसरी बात आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास क्या होता है, फोर्थ रोम्बस आता है, ठीक है। फोर्थ आपके पास क्या होता है, रोम्बस होता है, रोम्बस। ये 4 बातें आती है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है और उसके बाद पैरेललोग्राम आता है, ठीक है।
तो इन चारों केसेस में हम यहां पर देखें स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर किस तरीके से होता है, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। सभी साइड इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ये यहां पर आपके पास ए, ये बी और ये सी, यहां पर डी, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, किसी दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होता है, और साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गया, ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब आपके पास पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता है। ये देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से हुआ पैरेललोग्राम। ये आपके पास पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, रोम्बस। जो ढीला ढाला स्क्वायर को क्या बोला जाता है, रोम्बस होता है, जिसकी सभी साइड से इक्वल होती हैं लेकिन उनके बीच का, साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, तो रोम्बस हो जाता है। ये देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके से होता है, सभी साइड से इक्वल होती हैं इसकी। ये हो गया आपके पास रोम्बस हो गया, ये सभी साइड्स इक्वल होती है, ए बी सी और ये डी। हमने चारों का स्ट्रक्चर बता दिया हुआ है। इसमें क्या होना चाहिए अपने पास, ये इस केस में क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू आपके पास डी, ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, सभी साइड्स अगर इक्वल है तो उस केस में अपने पास क्या होना चाहिए, अपने पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। और तीसरी बात इसमें क्या होना चाहिए, तीसरी बात, इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब डायगोनल क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड आपके पास क्या होना चाहिए, एंड ये भी लिख देंगे AC इज इक्वल टू BD होना चाहिए। इसमें ये केस होगा तो आप प्रूफ करेंगे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई, देख रहे हैं ना, इसमें अपने पास क्या होना चाहिए, दो केसेस होना चाहिए, सभी साइड्स इक्वल होना चाहिए और डायगोनल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर प्रूफ होगा। अब इधर देखेंगे ये क्या होगा, इसमें क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड, ठीक है, सारी बातें इधर मैं लिख दे रहा हूं, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एडी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, और इसके डायगोनल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में डायगोनल्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होगा, यहां पर देख रहे हैं BD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। इसमें तीन कंडीशन आपको प्रूफ करना होगा। डिस्टेंस फार्मूला से अगर प्रूफ किया जाएगा, अगर पूछा जाएगा कि भाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों अपोजिट साइड इक्वल करना होगा, ठीक है, और डायगोनल्स को इक्वल करना होगा, तो ये रेक्टेंगल होगा, ठीक। अब यहां पर देखेंगे अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो कहने का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर दो केसेस आती हैं, AB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, CD होना चाहिए, मतलब ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, BC इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, BC इज इक्वल टू AD होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या होगा, बट करके, बट डायगोनल्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, देख रहे हैं ना। डायगोनल्स क्या हो जाएगा, AC इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा, देख रहे हैं ना। ये सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है इसका, बट आपके पास क्या होना चाहिए, यहां पर डायगोनल्स इक्वल होता है, इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। सेम केस इसमें होता है, सेम केस इसमें क्या होता है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD। इसमें भी चारों साइड इक्वल होते हैं, बट यहां पर क्या होता है, बट यहां पर क्या होना चाहिए, ये डायगोनल्स इसका होता है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, AC इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ये कंडीशन इसमें फॉलो करता है, ठीक है ना। इसका फोटोकॉपी ये होता है और इसका फोटोकॉपी ये होता है।
ये इसमें क्या होता है, स्क्वायर को अगर ढीला ढाला कर दिया जाए तो रोम्बस बन जाता है, रेक्टेंगल को अगर ढीला ढाला कर दिया जाए तो पैरेललोग्राम बन जाता है। बस यही बातें होती हैं, ठीक है। और एक बात और है यहाँ पर, ठीक है, पैरेललोग्राम में आपके पास क्या होता है, एंगल, मतलब डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। हमने यहाँ पर पूरी समरी आपको दिया हुआ है। अगर पैरेललोग्राम है तो आपके पास डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, रेक्टेंगल है डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस है डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर है तो डायगोनल इक्वल होता है, और उसका एंगल के बारे में बोला हुआ है, डायगोनल्स के बीच का एंगल, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, कहने का मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री नहीं होगा, मतलब ये वाला एंगल थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। अभी पाई बाई टू का केस आपने नहीं पढ़ा होगा तो उसको हम बता देते हैं। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा, इनके बीच का एंगल जो थीटा है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपके पास रेक्टेंगल में मैंने लिखा हुआ है, रेक्टेंगल में भी क्या होता है, ये एंगल अगर आपने ले लिया थीटा, ये एंगल आपने थीटा ले लिया, तो कोई भी एंगल थीटा आपके पास क्या होता है, थीटा इज नॉट इक्वल टू आपके पास क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। इस केस में आपके पास सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये सभी एंगल क्या होते हैं, ये सब बोलते हैं थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस केस में भी क्या होता है, मैंने लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, थीटा की वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री। इधर देखो ये वैल्यू हमने लिखा हुआ है, ये सपोज थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री होता है। सबका एंगल मैंने लिख दिया, इसका एंगल 90 डिग्री, इन दोनों का एंगल इधर लिख दिया हुआ है, अंदर लिख दिया हुआ है। तो कहने का मतलब पूरी समरी हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें पूरी समरी हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स है, ठीक है, 4 पॉइंट्स है, तो उसमें क्या होना चाहिए, पहला चीज क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर तब होगा जब आपके पास सभी साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उनका डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी बात रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल में क्या होता है, दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, बट डायगोनल भी इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल के बीच का जो एंगल होता है, डायगोनल के बीच का एंगल होता है, क्या होता है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं हम किसके ऊपर, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसमें डायगोनल इक्वल होता है, लेकिन इसमें डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तीसरी चौथी बात आती है आपके पास रोम्बस के ऊपर। रोम्बस की सभी साइड्स तो इक्वल होती हैं, अगर सभी साइड्स को इक्वल कर दिया, या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा, बट आपको करना क्या होगा, इसका डायगोनल इक्वल होता है, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में, साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स दोनों में इक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल अनइक्वल होता है। इनके बीच का भी एंगल 90 डिग्री होता है, देख रहे हैं ना, डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है दोनों में। और इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स दोनों में इक्वल होते हैं, बट इसमें डायगोनल इक्वल होता है, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो यही चीज ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन करते टाइम पर। मैं बहुत ही बारीकी से बता रहा हूं, क्योंकि ये स्टार्टअप है, यहां से हमको समझना पड़ेगा। जब डायगोनल्स इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल का केस होगा, अनइक्वल होगा तो पैरेललोग्राम का केस होगा, इन दोनों में, ठीक है। तो चलिए हम अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसको नोट डाउन करो, और उसके बाद हम लोग फर्दर आगे चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में क्या होता है, लेट करते हैं, लेट आपके पास एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लिया, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्सिस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉइंट ओ है जिसको ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट पी ले लिया, लेट अ पॉइंट
लेट अ पॉइंट P इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट P ले लिया। चलिए यहां पर हमने पॉइंट P ले लिया। अब यहां पर अगर पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो इसका कोई न कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां पर देख रहे हैं ना, यहां से मैं एक एंगल थीटा बनाते हुए इसको ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एंगल थीटा बनाया और इसको ड्रॉ किया, ये इस तरीके से हुआ। ये एंगल हमने थीटा ले लिया, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कोई ना कोई डिस्टेंस पर होगा। लेट कर लेते हैं, आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एट अ पॉइंट, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम origin making an angle theta। ठीक है, अब आपने क्या किया, लेट अ पॉइंट P इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एट अ डिस्टेंस r, इसको और मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, यहां पर y एक्सिस है। ठीक, अब ये x एक्सिस है, ये पॉइंट P लिया। ठीक है, ओरिजिन से एक पॉइंट P है और ये आपके पास एंगल कितना बना रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये आपके पास ये डिस्टेंस कितना लिया, OP की वैल्यू आपने कितना लिया हुआ है, r लिया हुआ है। बातें समझ में आई। अगर हम क्या किया, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, देख रहे हैं ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स में भी काम करेगा और उसके बाद केमिस्ट्री में कहीं कहीं काम करता है, मैथमेटिक्स का भाई किंग तो है ही है। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे आप जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स में, वहां पर बहुत जरूरी होगा, चाहे जेई हो चाहे मेडिकल हो, तो मैकेनिक्स में बहुत ही जरूरी है, इसको डायरेक्टली लिखना है आपको। ठीक है, डायरेक्टली लिखना है। कैसे लिखना है, आगे चलते हैं बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये डिस्टेंस r है, तो यहां का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये देख रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, इसको हमने ले लिया Q ले लिया। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये ट्रायंगल को सीधा एज इट इज बाहर निकालते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना, ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है अपने पास, ये देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, ये एंगल थीटा है और ये पॉइंट Q है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r दिया हुआ है अपने पास। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखेंगे OQ x एक्सिस पर है, OQ क्या है, x एक्सिस पर है, तो ये डिस्टेंस x होगा कि नहीं होगा। अब ये डिस्टेंस आपके पास y एक्सिस पर है, तो इसको हमने क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है, हमको x और y निकालना है, तो OQ कितना लिया आपने, x लिया हुआ है, और PQ कितना लिया है आपने, y लिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये हमने y ले लिया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, पोलर फॉर्म के बारे में। अब आपने पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई आपकी, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं ना। अगर बोला जाए साइन थीटा और इधर मैं बोल देता हूं कॉस थीटा, देख रहे हैं ना, इधर मैंने बोला कॉस थीटा की वैल्यू, तो अगर देखा जाए इन ट्रायंगल, यहां पर एक लाइन और हम लिख दे रहे हैं, इन ट्रायंगल PQO। ठीक है, इन ट्रायंगल PQO में नाउ साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो अगर देखा जाए साइन थीटा, मैं इसी को क्यों इधर ले आऊं आपको समझने के लिए, ये आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए साइन थीटा क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, PQ डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा, OP हो गया। ठीक है, अब cos थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, बेस कितना दिया हुआ है, OQ डिवाइड बाय OP दिया हुआ है। ठीक है, अब सबकी बातें लिखते हैं। यहां पर देख रहे हैं ना, PQ की वैल्यू कितनी है, आपने y लिया हुआ है, क्योंकि y एक्सिस पे था, तो y लिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू y डिवाइड बाय OP। OP की वैल्यू कितनी है, ये r लिया है, नहीं लिया हुआ है, OP आपने क्या लिया हुआ है, r लिया हुआ है, r मैंने ड्रॉ कर दिया। इधर cos थीटा इज इक्वल टू OQ की वैल्यू कितनी है,
ओ क्यू की वैल्यू आपने कितना लिया है, एक्स लिया है, इधर देख रहे हैं ना, इधर एक्स, इसी को मैंने इधर लाया हूं, एक्स लिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा अपने पास x डिवाइड बाई ओपी की वैल्यू, यहां पर ओपी देखेंगे कितना है, ओपी आर है अपने पास, इसको आर यहां पर ड्रॉ कर दो, आर ड्रॉ कर दिया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, या यू कैन राइट डाउन एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और ये y की वैल्यू कितना दिया हुआ है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये चीज आपके पास क्या बोला जाता है, पोलर फॉर्म बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, पोलर फॉर्म बोला जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं, अब ये जो बात हम अभी बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। अब देख रहे हैं ना, जो आपके पास x कंपोनेंट है, आप क्या करेंगे, जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाला जाता है। x कंपोनेंट मतलब x एक्सिस पर बातें क्या है, y कंपोनेंट मींस y एक्सिस पर बातें क्या है। तो x कंपोनेंट, यहां पर x कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, इधर देख रहे हैं, x कंपोनेंट r cos थीटा, r क्या है, जो डिस्टेंस है, और इनटू cos थीटा, मींस x कंपोनेंट क्या हुआ आपके पास, डिस्टेंस इनटू cos थीटा, y कंपोनेंट क्या है, डिस्टेंस इनटू साइन थीटा। ये मैकेनिक्स में बहुत ही फायदेमंद है, आगे हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर मेरे पास x कंपोनेंट दिखा तो डिस्टेंस इनटू cos थीटा, y कंपोनेंट दिखा तो डिस्टेंस इनटू साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। x कंपोनेंट cos थीटा में होता है, y कंपोनेंट साइन थीटा में होता है। फिर से x कंपोनेंट cos थीटा, y कंपोनेंट साइन थीटा होता है। इसको ध्यान से अपने आप को क्या करना है, इसको दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। आपको फिजिक्स अच्छा सीखना है तो ध्यान से देखना है, मैथ्स भी अच्छा सीखना है तो इसको ध्यान से देखना है, कहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस में आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे फर्दर हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं इसके बारे में। अभी हमने x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकाल लिया, आगे चलते हैं। अब यहां पर देखेंगे, कुछ लोग बोलेंगे उसके बीच का एंगल मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एंगल, इसके बीच का एंगल निकालना है, ठीक। तो यहां पर देखेंगे एंगल निकालने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, नाउ इधर आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यहां पर देखेंगे x है और ये y, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं ना, x बाई वाई, y बाई x करो, अच्छा रहेगा, ये डिवाइड बाई ये करते हैं, तो ये देख रहे हैं ना, y बाई x इज इक्वल टू, ऊपर क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू r साइन थीटा, और x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, r cos थीटा, ठीक है। देख रहे हैं दोनों को, y की वैल्यू इधर है, x की वैल्यू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कर दिया, r से r कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या है, y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, टेन थीटा है, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या दिया, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, y बाई एक्स आया। अगर आपको क्या है एंगल निकालना है तो y एक्सिस डिवाइड बाई x एक्सिस करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब उसके बाद क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ और फर्दर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नाउ ये देख रहे हैं, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मींस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को कॉमन लिया, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में एकदम पूरा रट्टा मार लिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहता है। तो कहने का मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू कितनी आएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये देख रहे हैं, सभी बातें को आप निकाल सकते हैं। अगर आपको
एक्स कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है, तो आपके पास आर और थीटा दिया रहेगा। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकाल ले सकते हैं। अगर आपके पास एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दिया है तो एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दिया है तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ये तीनों आपके पास इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है और ये तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेवल 1 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा। चले असाइनमेंट का लेवल 1 आ जाइए आप लोग। लेवल 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थियरी पार्ट, क्वेश्चंस थियरी ऐसे ही अपना लगा रहेगा। चलिए एक्सरसाइज का लेवल 1, ठीक है। एक्सरसाइज का लेवल 1 अपने पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है, इन्होंने दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, पॉइंट कितना है 3,4 फ्रॉम ओरिजिन इज आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी दिया हुआ है 7, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो अपने पास होगा क्या, ठीक है। अपने पास दिया हुआ है वी है पॉइंट एक पी ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया, वो पॉइंट पी क्या दिया हुआ है, वी है 3,4, ठीक है। एंड इन्होंने क्या बोला, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्यू को कितना ले लिया 0,0, इन्होंने ओरिजिन बोला हुआ है। ओरिजिन को क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है ओरिजिन पर, ठीक है। नाउ अब हमको क्या निकालना है, पी क्यू, मतलब पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर इसको आगे बढ़ते हैं। x2 की वैल्यू इधर लेते हैं, x2 की वैल्यू क्या है, ये है, मींस 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 0 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4 है, 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस में 3, देख रहे हैं ना, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये रूट में कितना आ जाएगा 25, विच इज इक्वल टू 5, मतलब PQ की वैल्यू कितनी आई 5 आया। तो अपने पास कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फर्दर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। जो कुछ भी आपको डाउट है मुझे आपके पास क्या करना है, कमेंट करना है, या तो आपका जो डाउट है मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं उसको क्या करेंगे फर्दर यहां पर आपको बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।